Hello students, today I want to explain performance appraisal in human resource development. Myself Dr. Sandhya Chaudhary, College of Agriculture, Indore, in the Department of Extension Education and Communication. Performance appraisal. Why we study performance appraisal? First one objective is that why we studied performance appraisal. Performance appraisal means how to evaluate the performance of any employee. Performance of the any employee. आप लोग जानते हो कि हर व्यक्ति जब कोई जॉब में जाता है, कोई बिजनेस में जाता है, कोई भी ऑक्यूपेशन करता है, तो वो अपनी उस काम को जानना चाहता है, उसके सुपीरियर भी, उसके सबऑर्डिनेट्स भी और वो स्वयं भी, कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इवन दो हम सभी जो भी अपना काम करते हैं तो उसमें अपनी परफॉर्मेंस को या हमने जो भी कुछ किया है उसको इवेलुएट करना और करवाना चाहते हैं। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो आपकी एग्ज़ाम होगी और आप कितने अच्छे मार्क्स लाएंगे, कितने अच्छे से आप अपनी डिग्री होल्ड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हाउ टू conduct your performance or evaluate your performance, and appraisal, how to appraise it, है ना। तो हम आज परफॉर्मेंस अप्राइजल के बारे में जानेंगे। फिप्पो क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्राइजल इज द सिस्टमेटिक, पीरियोडिक एंड एन impartial rating of an employee, excellence in the matter pertaining to his प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर अ बेटर जॉब। क्या कहती है परफॉर्मेंस अप्राइजल फिप्पो के अनुसार? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, पीरियोडिक यानी टाइम टू टाइम होती है, एक निश्चित समय के बाद में, जैसे वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, एनुअली एट्सेट्रा, है ना। इम्पार्शियल रेटिंग, है ना, जहाँ पर कि कोई बायस न हो, अनबायस्ड होकर बगैर पक्षपात के एम्प्लॉय का वैल्यूएशन किया जाए, उसका रैंक या उसको रेट किया जाए, है ना। एक्सेलेंस इन मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड पोटेंशियल फॉर अ बेटर, उसका जो भी अच्छा करने का, काम करने का तरीका है और वो जिस काम व्यवसाय को कर रहा है उसको प्रेजेंट लेवल पर उसने कितने अच्छे से किया है और फ्यूचर में वो उसे कितने अच्छे से आगे बढ़ा पाएगा, दैट मीन्स परफॉर्मेंस अप्राइजल, है ना। अब परफॉर्मेंस अप्राइजल के एम्स क्या क्या होना चाहिए? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्स, है ना। 3 प्रकार से हम परफॉर्मेंस अप्राइजल को चुनौती दे सकते हैं। गिव एम्प्लॉय फीडबैक पहला है ना। आइडेंटिफाई एम्प्लॉय ट्रेनिंग नीड, है ना, एम्प्लॉय को खुद को फीडबैक देना कि तुम ये काम कैसे कर पा रहे हो और इसमें सुधार और क्या किया जा सकता है। आइडेंटिफाई एम्प्लॉय ट्रेनिंग, किस क्षेत्र में एम्प्लॉय की लेकुना है, कमियां हैं, उस फील्ड में उसे और अधिक ट्रेनिंग दी जाए। देन डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया, कंपनी के या संस्थान के डॉक्यूमेंटेशन के लिए, है ना, कि हाल फिलहाल या पिछले 100 ईयर्स में, पास्ट टाइम में कितने एम्प्लॉयज़ किस तरह से काम करते थे, उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रखा जाता है। देन फॉर्म बेसिस फॉर पर्सनल सैलरी इंक्रीज, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड बोनसेस, है ना। एक एम्प्लॉय को सैलरी कैसे बढ़ाने का क्या क्राइटेरिया होगा, उसे प्रमोशन दिया जाए या न दिया जाए, क्या क्राइटेरिया होगा, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाए या उसे रिवॉर्ड दिया जाए या उसे बोनस दिया जाए। दीज आर द गुड क्राइटेरिया फॉर द परफॉर्मेंस अप्राइजल। देन प्रोवाइड द opportunity for organizational diagnosis and development, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, उसको नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम भी करती है ये, और डायग्नोस द
डायग्नोस एंड डेवलपमेंट, है ना, और फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कई बार एम्प्लॉय किसी से भी बातचीत नहीं करते, आपस में उनके अच्छे कम्युनिकेशन नहीं होते, या वो कुछ लोगों से टॉकेटिव रिलेशंस मेंटेन नहीं करते, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो इसके कारण से या परफॉर्मेंस अप्राइजल के माध्यम से कम्युनिकेशन फैसिलिटी इंक्रीज की जाती है। एंड वैलिडेट सिलेक्शन टेक्निक एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी कंपनी के लिए बनाई गई है, तो एक उपयुक्त टेक्निक का प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से परफॉर्मेंस अप्राइजल का प्रयोग किया जाता है। अब यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम, हाउ टू यूज़ इट। एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्राइजल की उपयोग कैसे की जाती है। राइज मेरिट पे बोनसेस, है ना, बोनस देने के लिए, पे बढ़ाने के लिए, पर्सनल डिस्टिंक्शंस, प्रमोशंस, ट्रांसफ़र, डिसमिजल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, रिसर्च पर्पसेस, है ना, फ्यूचर रिसर्च पर्पसेस, दीज आर द नाउ एलिमेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इट्स अ सर्कुलर टाइप, है ना। सबसे पहले क्या होगा, सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से परफॉर्मेंस अप्राइजल किया जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव तय कर लेना। फिर डिटरमाइन की कॉम्पिटेंसी, उनमें जो भी की कॉम्पिटेंसी जो जिस फील्ड में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको निर्धारित कर लेना। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द पैरामीटर टू मेजर इट, उसको कैसे मेजर किया जाएगा, वो मेजरमेंट के क्राइटेरिया तय कर लेना चाहिए। फिर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट की कॉम्पिटेंसी, है ना। अब यहाँ पर क्या बात कहने आ रही है कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट की कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस अगेंस्ट की जो उसकी सबसे मूलभूत या जो प्रोमिनेंट फीचर हैं, जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो वो कंप्यूटर ही बहुत अच्छे से चला पाएगा, तो उसकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में उसका कितना अच्छे से काम कर रहा है उसको मेज़र करना है, न कि उसके दूसरे वर्क को या उसके कम्युनिकेशन स्किल को, उसके राइटिंग स्किल को। एंड हाउ टू मेजर इट, बाय द रेटिंग, बाय द मतलब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिफिकेशन करने के लिए यहाँ किसी प्रकार का एक क्वेश्चन आयर बनाया जाएगा और उस क्वेश्चन आयर को फिलअप करके या उसके इंटरव्यू को लेकर के उसका क्वांटिफिकेशन किया जाएगा। एंड फीडबैक ऑफ द रिजल्ट, जो भी उससे रिजल्ट आएगा तो उससे क्या फीडबैक मिल रहा है कि ही और शी इज़ गुड इन और बेटर और पुअर एट्सेट्रा। एंड अमेंडमेंट टू द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, और जो गोल और ऑब्जेक्टिव आपने पहले शुरू में लिए थे उनमें क्या चेंज किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो दीज आर की कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। नाउ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू परफॉर्मेंस अप्राइजल। फर्स्ट वन, क्या क्या किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में डेवलप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव, देन डेटा कलेक्शन, देन परफॉर्मेंस अप्राइजल इंटरव्यूज टू कंडक्ट द परफॉर्मेंस इंटरव्यू एंड फिगर गोल्स, फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो अभी तक किए हैं उसके बाद में नए ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या बनाए हैं, एंड रिवॉर्डिंग द परफॉर्मेंस, किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को किस तरह से रिवॉर्ड किया जाएगा, उसे बोनस दिया जाएगा, उसे प्रमोशन दिया जाएगा, उसकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी एट्सेट्रा। क्वालिटी ऑफ गुड अप्राइजल, यानी एक अच्छी अप्राइजल में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए। इट्स अ फैक्चुअल, यानी ये सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। इट्स अ फेयर, ये एक सरल और एक फेयर यानी कि एक अच्छी अप्राइजल होना चाहिए। इट
डिस्क्राइब द होल पीरियड। एम्प्लॉय की जो पीरियोडिक लाइफ है उसके पूरे वर्क का पीरियड का असेसमेंट किया जाना चाहिए, ना कि पिछले 2-4 दिन में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पिछले किसी वीक में या किसी इंसिडेंस में उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की हो, या किसी पर्टिकुलर टाइम में बहुत अच्छी की और कभी नहीं की हो, तो इसमें फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे। तो उसके लेंथ ऑफ सर्विस या आपने जो पीरियोडिकली डिसाइड किया है उस कंप्लीट पीरियड को या टाइम को असेस किया जाएगा। देन इट हैज़ नो सरप्राइज, इसमें सरप्राइज नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे इनडायरेक्ट सुपरविज़न में या कभी भी सुपीरियर्स एकदम से आकर के और परफॉर्मेंस को रेट कर दें, ऐसा नहीं है। तो ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय को नहीं पता है कि उसे रेट किया जा रहा है और या उसको इवेल्युएशन किया जा रहा है। इसमें हमेशा एम्प्लॉय को बता दिया जाता है कि आपके किस काम को इवेल्युएट किया जाएगा। सो नाउ वी टेक द व्हाई वी नीड द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। हमें परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रोवाइड रिव्यू ऑफ पास्ट वर्क परफॉर्मेंस, है ना। एक पिछला जो काम किया हुआ है उसका क्या क्या रोल रहा है उसको रिव्यू किया जा सकता है। देन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, इट एस्टेब्लिश द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आगे उसको क्या बताया जाएगा इसके लिए हमें जानकारी मिलती है। देन क्रिएट अ अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सिंपली, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है प्रोफेशनल कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, नए ऑब्जेक्टिव्स और नए गोल डिसाइड किए जा सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। फिर डॉक्यूमेंट corrective action necessary to improve work performance. It is supervisors and managers responsibility to monitor, evaluate and coach each employee. ये हर सुपरवाइज़र की ड्यूटी होती है कि वो अपने, या मैनेजर की ड्यूटी होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टाफ को मॉनिटर करे, इवेल्युएट करे और टाइम टू टाइम उन्हें कोचिंग दे या उसके बारे में बताए कि उन्हें कब कब रेट किया जाएगा। सो पर्पसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, यानी इसके उद्देश्य क्या रखे जाते हैं? टू रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, टू जज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस, यानी एक पहली चीज़ क्या देखी कि उसके ने जो अभी तक काम किया वो कैसे किया है, उसका एक रिव्यू तैयार हो जाता है। फिर जो जजिंग की जा रही है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी क्या है और डिज़ायरेबल क्या थी, यानी उसको क्या क्या करना चाहिए था और उसने क्या किया है, उसके बीच में कितना गैप है या कितना, मतलब ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और इसमें गैप भी हो सकता है। कभी कभी एम्प्लॉय अपनी जो उसका जितना वर्क होता है उससे अच्छा और अधिक अच्छा भी कर पाता है और कभी कभी वो उससे लोअर लेवल का या पुअर परफॉर्म भी करता है। टू हेल्प द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल में रखने के लिए हर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाना चाहिए। देन डायग्नोज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड ऑफ द फ्यूचर, है ना। डायग्नोज मतलब किसी भी कंपनी की जो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, वो पता लगता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल के माध्यम से ये पता लगता है कि किस एम्प्लॉय को किस प्रकार की ट्रेनिंग नीड की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, है ना। सो परफॉर्मेंस अप्राइजल इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर करियर डेवलपमेंट, अगेन, है ना। करियर डेवलपमेंट, एक एम्प्लॉय का करियर प्लानिंग
कंपनी का HR डिपार्टमेंट करता है, और कंपनी के HR डिपार्टमेंट की तरफ से ही उसको रेमेडीज, उसकी वीकनेस का पता लगाना, उसकी कैरियर पोटेंशियलिटी क्या है इसके बारे में बताना, और उसका फ्यूचरिस्टिक प्रमोशनल प्लान तैयार करना, और उसको खुद को करियर गोल उसने क्या सेट किए हैं और कंपनी के लिए डिज़ायरेबल क्या हैं, ये कंपनी के करियर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. So administrative objectives also necessary for the company to serve as a basis for promotion and demotion, to serve as a basis for allocation in incentives, to serve as a basis for determining transfer, to serve as a basis for termination in case of रिडक्शन ऑफ स्टाफ, है ना, स्टाफ को कम करना. एनी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, परफॉर्मेंस अप्राइजल कैन हेल्प टू ग्रो द कंपनी और टू रिव्यू द कंपनीज वर्क. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड परफॉर्मेंस अप्राइजल, यानी इसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं. It is reflect the work of the employee, है ना. It is a tool for the development of the organization. मतलब ये एक टूल की तरह या एक ऐसे साधन की तरह काम करती है जिसके माध्यम से किसी भी बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, वी कैन और ऑनर कैन इवेल्युएट हाउ कंपनी वर्क एंड व्हाट इज द डिजायरेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी. नाउ डेवलप द स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएशन, यानी क्या स्टैंडर्ड्स निश्चित किए जाना चाहिए एक परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. बेस्ड ऑन पोजीशन नॉट द इंडिविजुअल, यानी वो किस पोस्ट पर है उसके अनुसार उसकी डिज़ायरेबल वर्क क्या है उसके अनुसार उसका रेटिंग किया जाना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के आधार पर. क्योंकि हो सकता है कि अभी कोई और व्यक्ति काम कर रहा है, थोड़े दिनों बाद कोई और व्यक्ति उसी पोस्ट पर काम करेगा. तो ये इंडिविजुअल बेस्ड ना हो, पोजीशन बेस्ड हो. ऑब्जर्वेबल स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ सक्सेसेस, है ना. जो इंडिकेटर्स बनाए हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि उसकी जो रोल वो कर रहा है, जो उसका पोस्ट है, जो उसका पोजीशन है, उस पोजीशन के वो कहेगा कि ये तो मेरे इसमें ही नहीं था, मेरे नेचर ऑफ जॉब में ही नहीं था. तो इस तरह से उसको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या क्या हैं, यानी बेस्ट कम्युनिकेशन है या बेस्ट सेलिंग है या बेस्ट प्रोडक्शन मैनेजर है. तो प्रोडक्शन में या जो भी सेलिंग में जिसमें भी उसका वर्क चल रहा है वो इंडिकेटर सक्सेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से तय किए जाना चाहिए कि इसमें सफलता उसे कहाँ मिल रही है. इट शुड बी मीनिंगफुल, रीजनेबल एंड अटेनेबल. मीन्स क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्राइजल से जब भी हम किसी एम्प्लॉय को इवेल्युएट करते हैं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए. ना लिखा हुआ कुछ और है और हम उसके व्यवहार की बातें कुछ और है, बिहेवियर की बातें कुछ और है, और जो उसमें लिखा हुआ है सिर्फ उसी को रेट कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी रीजनेबल, है ना. रीजनेबल यानी तर्क संगत होना चाहिए कि जो रिलायबली और वैलिडली जो वर्क उसको दिया गया है वही वर्क असेसमेंट किया जाए. एंड अटेनेबल, अटेनेबल मीन्स कि इसको फिजिबली अटेम्प्ट किया जा सके. इट नॉट डिफिकल्ट, इट शुड बी ईजी. एक्सप्रेस्ड in term of
क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइमलेस, कॉस्ट, सेफ्टी और आउटकम्स, है ना। ये टर्म्स किस रेफरेंस में काम आ रही है? क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइमलीनेस, कॉस्ट, सेफ्टी एंड आउटकम। यानी इसकी कितनी क्वांटिटी में किया जाएगा, किस क्वालिटी लेवल पर किया जाएगा, कितना इसमें टाइम लगेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं हो, लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो, इसमें सेफ्टी मेजर्स का ध्यान दिया जाए, यानी किसी को भी हार्मफुल ना हो अप्राइजल, और इसका आने वाला आउटकम जो है एम्प्लॉय और मैनेजर प्लस कंपनी तीनों के लिए फ्रूटफुल होना चाहिए। ओके, सो परफॉर्मेंस अप्राइजल में इंटरव्यू कंडक्ट किए जा सकते हैं, रिव्यू स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द अप्राइजल फ्रॉम वेरियस रेटिंग्स, है ना, डिफरेंट टाइप के रेटिंग्स है। राइट द अप्राइजल, है ना, कंप्लीट द परफॉर्मेंस अप्राइजल फॉर्म, यानी एक प्रकार का या तो इंटरव्यू लिया जाएगा और उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, या फिर एक इंटरव्यू शेड्यूल बना करके और उसको कंप्लीट भर के, या जिसको बोलते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू या इनडायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से भी, बाय मेल, बाय टेलीफोन भी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है, और इसका रिकॉर्ड हर पर्सन को रखना चाहिए। प्रिपेयर अ एम्प्लॉय इन एडवांस, है ना, एम्प्लॉय को इसके लिए एडवांस में पहले से रेडी रखना चाहिए कि तुम्हारे परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा, क्वेश्चन आयर को उसको दिया जाना चाहिए, फिर इसका टाइमली रिपोर्टिंग किया जाना चाहिए कि कितने एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इवेलुएट किया गया और उनका लेवल क्या आया, उसका क्वांटिफिकेशन किया जाना चाहिए ग्राफिकल मेथड से या स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल, किसी भी मेथड के माध्यम से। जैसे आप लोगों के रिजल्ट आते हैं तो आपको परसेंटेज पता लगते हैं, CGPA पता लगते हैं, तो इनके माध्यम से परफॉर्मेंस अप्राइजल को डॉक्यूमेंट करके और उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, अब हम परफॉर्मेंस अप्राइजल के लेवल्स देखेंगे, है ना, किन किन लेवल पर ये काम करती है। फर्स्ट लेवल में प्रिपेयर अ क्वेश्चन आयर, सेकेंड लेवल में कंडक्ट अ इंटरव्यू, एंड थर्ड लेवल में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट, है ना, एंड रिवॉर्डिंग और डिमोशन। ये तीन प्रकार से उसकी कॉम्पिटेंसी को मेज़र किया जा सकता है। नाउ वी वांट टू एक्सप्लेन द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। पहले कौन कौन सी या पुराने तरीके से परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता था? इजी अप्राइजल मेथड होती थी और इसमें टेक्निकली इंटरव्यू लिए जाते थे या उनके क्वेश्चनायर फिलअप किए जाते थे। फिर स्ट्रेट सेकेंड टाइप में आता है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, यानी दिस इज द one of the oldest and simplest technique of performance appraisal. In this method, appraiser rank of employee from best to poorest on the basis of their overall performance. It is useful for कोऑपरेटिव इवेल्युएशन, है ना। स्ट्रेट रैंकिंग मेथड है ना, फर्स्ट रैंक पर कौन सा एम्प्लॉय है, सेकंड रैंक पर वो। इसमें सबसे आवश्यक बात क्या होती है कि सभी एम्प्लॉय एक ही कैटेगरी के हों और उन्हें किसी आधार पर रैंक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फिर पेयर्ड कंपैरिजन, थर्ड मेथड आता है पेयर्ड कंपैरिजन, यानी सिमिलर टाइप के पेयर बना दिए जाते हैं और उन पेयर्स में किस तरह से उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें स्ट्रेट रैंकिंग मेथड का भी उपयोग किया जाता है। देन क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड, है ना। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड क्या होती है? दिस मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, the evaluator rates the employee on the basis of critical event and how the employee behaved during those
ड्यूरिंग द पर्टिकुलर इंसिडेंट्स, यानी क्रिटिकल इंसिडेंट्स में, जैसे हाल फिलहाल हम लोग अभी, मैं आपके सामने इस वीडियो में क्यों हूँ, क्योंकि मैं आपको पर्सनली क्लासरूम टीचिंग नहीं दे रही हूँ। किस वजह से कोरोना कॉल या कोरोना इन्फेक्शन जो सोसाइटी में है, हम लोग सभी लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन के कारण मुझे ये लेक्चर अपलोड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक क्रिटिकल इवेंट हुई और इस क्रिटिकल इवेंट में ना आप लोग कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करना है। मुझे अपना टीचिंग लेक्चर आप लोगों तक पहुँचाना है और आपके ग्रेस्पिंग लेवल को बढ़ाना है, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स में हाउ यू लर्न एंड हाउ आई एम टॉट टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। तो इस प्रकार की एक निश्चित सिचुएशन में उसको इवेल्युएट किया जाता है। इट इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। इसके में दोनों ही पॉइंट्स आते हैं कि अगर कोई घटना हुई है तो उसमें अच्छी बात क्या हुई कि भाई मैंने आपको टीचिंग दी, आप लोगों ने लर्निंग ली। एक अच्छी बात यह है। नेगेटिव क्या है कि मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दे पाई हूँ, टाइम लिमिटेशंस है, एट्सेट्रा। तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाना चाहिए। फिर द ड्रॉबैक ऑफ द मेथड इज दैट सुपरवाइजर हैज़ टू नोट डाउन द क्रिटिकल इंसिडेंट्स एंड द एम्प्लॉय बिहेवियर एज देन दे ऑकर। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, जैसे कभी कभी हम कंपनीज में देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, कि किसी तरह के फ्रैक्शंस आ जाते हैं, स्ट्राइक हो जाती है सैलरी बढ़ाने को लेकर या कोई और इंसिडेंट्स को लेकर। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कैसा बिहेव किया और उसको कैसा बिहेव उसका एक्सपेक्टेड था, इन दोनों के रेशियो को देखा जाता है। दैट इज क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्राइजल। देन field review. This method conducted by the senior members. Human Resource Department or training officers discussed and interview the supervisors to evaluate and rate their respective subordinates. हर जो सुपीरियर मैनेजर होता है या जो सुपीरियर उनसे होता है एम्प्लॉय से, वो इस फील्ड रिव्यू मेथड का उपयोग करता है कि उसके एम्प्लॉय टाइमली आ रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, जो दिन भर में उनको ओबीडियंटली वर्क दिया गया है उसको वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये इस तरह से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को भी मेज़र करने का एक तरीका है। अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट a very time consuming method, but this method help to reduce the superior personal biases. ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड तो है, क्योंकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशंस को हर दिन मेज़र करना और बार बार मेज़र करना, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। बट इसमें पर्सनल बायसेस को हटाया जा सकता है। पर्सनल बायसेस क्या होते हैं कि किसी पर्टिकुलर के साथ में आप बहुत फ्रेंडली हैं या फेवर कर रहे हैं उनका और किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें इसमें पता लग जाती हैं कि सुपीरियर किसका फेवर कर रहे हैं और उन्हें किसका नहीं करना चाहिए। केवल वर्क ओरिएंटेड बातों को ही इवेल्युएट किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट मेथड इज चेकलिस्ट मेथड। इट्स अ वेरी गुड मेथड, है ना। आप लोगों ने चेकलिस्ट का नाम सुना होगा कि हर मैनेजर अपने पास में या सुपीरियर जो होते हैं की पॉइंट्स को कहीं जाते हैं तो नोट करते हैं छोटी छोटी सी बातों को। तो जब भी सबऑर्डिनेट्स को इवेल्युएट किया जाता है उनके पास एक चेकलिस्ट, एक रिटन नोटबुक होती है छोटी सी, जिसमें वो उसके बिहेवियर के पॉइंट को, कि उसने विश कैसे किया, उसने किस तरह से ओबीडियंटली वर्क किया, उसने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने तरीके से परसेंटेज में या किसी और तरीके से शो ऑफ किया, या उसने अपना टाइमली वर्क उसी समय ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो इवेल्युएट करने वाला है व्यक्ति है वो भी तो व्यक्ति है। दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास में देख रहे हैं, और मानव संसाधन में इवेल्युएट करने वाला व्यक्ति भी ह्यूमन बीइंग है, तो उससे भी गलती हो सकती है, वो भूल सकता है। तो चेकलिस्ट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर मैनेजर एज वेल एज एन एम्प्लॉय।
कि उसका चेकलिस्ट के माध्यम से उस पर्टिकुलर डेट में, उस पर्टिकुलर टाइम में उस एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया, ये रिकॉर्ड किया जा सकता है। देन ग्राफिक रेटिंग स्केल, इट्स अ टू डिफिकल्ट, है ना। ग्राफिक रेटिंग स्केल इंडिकेट डिफरेंट डिग्री ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड्स, है ना, डिफरेंट डिग्री ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड्स, यानी वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, वो सामान्य वर्क कर रहा है, वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, या वो वर्क को बिल्कुल बेकार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या वो कोई काम कर ही नहीं रहा है। इस तरह मैंने 5 रेटिंग बना दिए हैं। तो हम उसके एक वर्क को इवेल्युएट करने के लिए ग्राफिक रेटिंग स्केल के माध्यम से क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे, और क्वेश्चनर प्रिपेयर करके एम्प्लॉय उसके नॉलेज को, उसके बिहेवियर को, उसके जो भी उसके स्किल्स हैं उनको रेट करने के बाद में उसका एवरेज लिया जाएगा, और एवरेज से वो एबो एवरेज है या बिलो एवरेज है, दोनों ही कैटेगरी में सेटिस्फैक्ट्री है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, निकाला जा सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड मेथड टू नो द नॉलेज ऑफ द पर्सन और एम्प्लॉय। देन फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों ने फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा कि हम लोग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी एक आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी कर्व देखा है ना। तो प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, कि आप लोगों ने क्लास का हम जैसे रिजल्ट देखते हैं, हम मान कर चलते हैं कि 50 स्टूडेंट्स में से फर्स्ट 10 जो रैंकर्स हैं वो इधर हैं, जो पुअरेस्ट चिल्ड्रंस हैं वो इधर हैं, और रिमेनिंग और इन द मिडिल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिंपली कि बहुत अच्छा एम्प्लॉय कौन है, सामान्य या एवरेज एम्प्लॉय कौन है, और जो पुअर एम्प्लॉय हैं वो कौन हैं, ये हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने परफॉर्मेंस अप्राइजल के बारे में जाना, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक मैनेजर के लिए एक टूल की तरह काम करता है। और आज हमारा HR डिपार्टमेंट हर कंपनी में जो होता है, या इवन हमारी मिनिस्ट्री में भी जो HR डिपार्टमेंट है, HR मिनिस्ट्री है, वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को ध्यान में रखने के लिए, और ह्यूमन बीइंग को, मतलब हम बार बार कहते हैं ना कि मनुष्यता को मनुष्यता ही रहने दो, उसे मशीन मत बनाओ। हम यहाँ मशीन तो बना रहे हैं, यानी ह्यूमन एज ए टूल यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन एज ए टूल ह्यूमन बिहेवियर को कैसे ग्रेडअप किया जाए और कैसे उसको बूस्ट करके और फेवरेबल बनाया जाए, ये काम व्यक्ति अपने खुद के लिए जितना नहीं कर पाता, उतना उसका डिपार्टमेंट उसके लिए करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में परफॉर्मेंस अप्राइजल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में कि आप लोगों को मैंने आज बताया। थैंक यू सो मच।